नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा एवं साहित्य। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। उठो जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद की ये पंक्तियां हमें हमारे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। और इसी प्रेरणा के साथ में आप आज शुरू कर रहे हो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास भाग 1। जी हाँ, भाग 1 में हम पहले प्राचीन, मध्य और आधुनिक भाषाओं के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम भाग 2 में उसके आगे के विकास क्रम की ओर हम बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भारत में प्राचीन समय में दो परिवारों मतलब भाषा के दो परिवार थे। पहला था आर्य परिवार और दूसरा था द्रविड़ परिवार। आर्य परिवार उत्तर भारत की भाषाओं का परिवार था और द्रविड़ परिवार दक्षिण भारत की भाषाओं का परिवार था। क्योंकि हम हिंदी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ रहे हैं, इसलिए आज हम आर्य परिवार की भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्य परिवार की भाषाओं में संस्कृत प्राचीनतम भाषा रही है और इसका प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद रहा है। इसी की उत्तराधिकारिणी भाषा हिंदी रही है। भारतीय आर्य भाषा काल को मुख्यतः हम 3 भागों में बांटते हैं। आप स्क्रीन पर प्रवाह चित्र में देख सकते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। जी हाँ, यहाँ पर भाषाओं को उनके काल के आधार पर, उनके समय के आधार पर उन्हें बांटा गया है, जिससे हमें संक्षिप्त महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो सही तरीके से मिल सके। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है, इसका समय है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल का समय रहा है 1000 ईस्वी से अब तक। सर्वप्रथम हम बात करते हैं आज प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय आपको मैंने बताया 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ये हमारे भाषाओं का सबसे प्राचीनतम समय रहा है। इस समय 2 प्रकार की संस्कृत का प्रचलन था, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिसमें हम बोल सकते हैं विद्वानों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, विद्वानों के द्वारा जो संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वो थोड़ी क्लिष्ट अर्थात कठिन होती थी। इस वजह से उसे थोड़ा सा समझने में परेशानी होती थी और आम जनता के लिए थोड़ी ये भाषा जो थी वो इसको समझने के लिए हमें शिक्षक या हमें विद्वान की आवश्यकता पड़ती थी। वैदिक संस्कृत में 4 वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि प्राचीन ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें प्राचीनतम ग्रंथ हमारा ऋग्वेद है। लौकिक संस्कृत वो संस्कृत हुई जो कि आम जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। संस्कृत का हम कहेंगे इसे थोड़ा आसान रूप, कि संस्कृत के कुछ कठिन शब्दों को उन्होंने समय के साथ साथ बोलचाल में कुछ उसमें बदलाव आता गया, परिवर्तन आता गया और थोड़ा सा वो भाषा का सरल या आसान भाषा जो है वो लोगों के द्वारा बोली जाने लगी, जिसे हम लौकिक संस्कृत कहते हैं। और लौकिक संस्कृत के अंदर भी विद्वानों ने या उस समय के लोगों ने साहित्य और रचनाएं की है, जिसमें हमारे महाग्रंथ आ रहे हैं, रामायण और महाभारत। इन भाषाओं की ये विशेषता थी योगात्मकता। योगात्मकता से तात्पर्य है कि प्रत्येक शब्द का अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व था, कोई शब्द किसी दूसरे शब्द पर निर्भर नहीं था। तो यहाँ पर उस समय में, प्राचीन समय में जो भाषा थी वो योगात्मक थी। शब्दों में धातु रूप सुरक्षित थे, जो धातु रूप थे शब्दों के अंदर, शब्द रूप, धातु रूप, ये सब सुरक्षित थे। संगीतात्मकता, जिस प्रकार आप देखते हैं आजकल मंत्र वगैरह है, श्लोक वगैरह है जिन्हें हम गा सकते हैं, तो उस जमाने में भाषा में संगीतात्मकता थी, क्योंकि कविता का रूप उसमें लिया हुआ होता था, तो श्लोक होते थे, तो वो हम संगीत के रूप में संगीतात्मकता उसमें देखने को हमें मिलती थी। तत्सम शब्दों की प्रचुरता थी। तत्सम शब्द अर्थात जैसा है वैसा, तो उन शब्दों की प्रचुरता उस समय की भाषा में हमें देखने को मिलती है। और पदों के स्थान निश्चित नहीं थे, क्योंकि जैसा कि आपको पता आपने अभी पहले सुना है कि योगात्मकता, कि प्रत्येक शब्द
का अपना स्वतंत्र अस्तित्व था। तो पदों के स्थान भी निश्चित नहीं थे, क्योंकि प्रत्येक शब्द जो था वो किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं था। तो पदों के स्थान विद्वान अपने अनुसार वाक्य निर्माण के समय कर सकते थे। दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। इस कालक्रम में 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक में मोटे तौर पर भाषाओं को 3 भागों में बांटा गया है। जो मुख्य हमारे सामने 3 भाषाएं आई हैं वो ये है पाली भाषा, प्राकृत भाषा और अपभ्रंश भाषा। पाली भाषा का समय है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। जी हाँ, इसमें 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक पाली भाषा का मुख्य समय रहा है। इसे मागधी भाषा भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का साहित्य इसी में लिखा गया है। जितने भी त्रिपिटक हैं वो इसी भाषा में लिखे गए हैं। जैसे उदाहरण के लिए सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। प्राकृत भाषा का समय रहा है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इसे बोलचाल की भाषा भी कहा गया है। संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस बोली का प्रयोग करते थे, क्योंकि ये भाषा पंडितों के द्वारा प्रयोग में नहीं ली जाती थी, प्राकृत भाषा। तो उस समय संस्कृत नाटकों के दास जो होते थे वो इस भाषा का प्रयोग करते थे, इस बोली का प्रयोग करते थे। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जितने भी जैन रचनाएं हैं वो मुख्यतः इसमें प्राकृत भाषा हमें देखने को मिलती है। प्राकृत भाषा के प्रकार या भेद। तो प्राकृत भाषा को भी मोटे तौर पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शौरसेनी प्राकृत। यह प्राकृत भाषा शौरसेनी, मथुरा व शूरसेन जनपद में बोली जाती है। मध्य देश की बोली भी इसे कहा जाता है। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास बोली जाती है। उसका जो क्षेत्र है कश्मीर के आसपास का क्षेत्र उत्तर पश्चिम में, वहां पर इस भाषा का चलन रहा था। महाराष्ट्रीय भाषा, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका मूल स्थान महाराष्ट्र था। अर्धमागधी शौरसेनी जो पहले नंबर पे है, और 5वीं मागधी प्राकृत, इन दोनों के बीच की जो क्षेत्र की भाषा थी उसे अर्धमागधी प्राकृत भाषा कहा गया। तो अर्धमागधी भाषा मागधी और शौरसेनी के बीच के क्षेत्र की भाषा थी, और मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित एक भाषा थी। तो यहाँ पर मैंने आपको संक्षिप्त रूप में, लेकिन ये संक्षिप्त इसका अर्थ ये नहीं है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। जो मेरी वीडियोस रहेंगी वो विद्यार्थी वर्ग से लेकर प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले प्रतियोगियों के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें उनका विस्तार से वर्णन नहीं करना है। यहाँ पे हमें सिर्फ एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने को मिलेगी। यह प्रवाह चित्र के माध्यम से जो मैंने आपको समझाया है, तो ये प्रवाह चित्र उम्मीद करती हूँ कि आपके मस्तिष्क में एक प्रवाह चित्र बने इस पूरी भाषाओं का। और जब आप परीक्षा देने बैठे, जब आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठे, उस समय ये प्रवाह चित्र आपकी बहुत मदद करे। तो इस वीडियो में, मेरे चैनल पर, मेरी वीडियोस में आपको मुख्यतः संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएगी, जिससे आप सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को अंकित अपने लिख सकते हैं और किसी भी तरह की परेशानी आपको ना हो। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। भाग 1 में हमने बात की है पाली और प्राकृत भाषा के बारे में, और भाग 2 में हम बात करेंगे अपभ्रंश काल की भाषाएं और उसके आगे की भाषाओं के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।